एवरीवन। तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी हम आपको पढ़ा रहे थे। तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी में 1773 से लेकर के 1858 भारत शासन अधिनियम यहाँ तक हम आपको पढ़ा चुके थे। चूँकि वो छोटा छोटा टुकड़ा था वीडियो का, 10 मिनट 15 मिनट का, तो इसमें थोड़ा सा जो अब आगे हम बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले पहले का जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, और फिर 1833 चार्टर एक्ट, और फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम को थोड़ा रिकेप कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या फीचर्स थे, क्या क्या चीज़ इसमें दिया गया। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, इसका हमने बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट जब लाया गया तो इसके पीछे का माइंड सेट देखिए। चूँकि कंपनी शासन में आ चुकी है, एक कंपनी आई है यहाँ पे भारत में शासन करने के लिए, नहीं, कंपनी चलाने के लिए आई थी। लेकिन भारत की परिस्थितियों को देखकर, भारत के हालात को देखकर कंपनी का माइंड सेट चेंज हो जाता है और फिर धीरे धीरे यहाँ के सत्ता के ऊपर काबिज हो जाती है। तो पहले जो अंग्रेज़ों के पास जो पावर था वो बंगाल का पावर आ गया। ठीक है, पलासी और बक्सर की लड़ाई के बाद फिर बिहार, उड़ीसा, मद्रास, बम्बई, तो जितना क्षेत्र तक कंपनी को पावर मिला, तो उस पावर को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेज क्वीन, ठीक है, इंग्लैंड यहाँ पे इसको रेगुलेट कर रही है। ठीक है, रेगुलेट का मतलब समझते हैं कि किसी भी चीज़ को अपने दायरे से बाहर निकलने से रोकने के लिए उसको रेगुलेट किया जाता है, यानी कि उसके ऊपर ये डाला जाता है कि आप मेरे से बाहर नहीं, आप मेरे अंदर है। ठीक है, कंपनी चूंकि इंग्लैंड से आई थी और कंपनी यहाँ पे जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर चुकी थी। कंपनी सिर्फ कंपनी नहीं थी, बल्कि कंपनी एक शासन प्रणाली बन चुकी थी। ठीक है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए इंग्लैंड जो है रेगुलेटिंग एक्ट लेके आ रही है 1773। इसमें क्या क्या चीज़ें डाली गई थी, यानी कि जहाँ तक कंपनी का पावर था। ठीक है, तो देखिए, इस अधिनियम में सबसे पहले बंगाल का जो गवर्नर था, इसका पद नाम चेंज कर दिया। पहले था गवर्नर, ठीक है, अब कर दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, जनरल। पहले सिर्फ था ये गवर्नर, बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बम्बई का गवर्नर, लेकिन इसका नाम चेंज करके कर दिया बंगाल का गवर्नर जनरल। 1773 के फीचर्स में ये किया, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल के थ्रू मद्रास, बम्बई, क्योंकि बंगाल उस टाइम में बहुत ही एक खास पावर होता था और बंगाल सबसे ज़्यादा जो है धन संपदा वाला राज्य हुआ करता था। जो बंगाल को सेंटर बनाया जा रहा है शासन प्रणाली चलाने के लिए, इंग्लैंड की कंपनी के ऊपर इंग्लैंड बंगाल को, गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम दिया जा रहा है। ठीक है, और फिर उसके बाद सबऑर्डिनेट बना दिया, जो पहले मद्रास का गवर्नर था, मद्रास का गवर्नर और बम्बई का गवर्नर। ठीक है, बम्बई का गवर्नर, इन लोगों को बना दिया सबऑर्डिनेट, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल की बात माननी पड़ेगी। ठीक है, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल का बात सुनना पड़ेगा। ठीक है, इसके सबऑर्डिनेट बना दिया इसको। दूसरा चीज़ ये किया, और फिर तीसरा चीज़ रेगुलेटिंग एक्ट में किया कि एक उच्चतम न्यायालय बनाया गया। ठीक है,
उच्चतम न्यायालय 1774 में बना उच्चतम न्यायालय। ठीक है। और इसमें क्या प्रावधान किया गया, इसमें किया गया एक जज मुख्य और 3 अन्य जज, एक मुख्य जज और 3 अन्य जज निर्धारित किए गए। अब देखिए ये तीनों फीचर्स जो है अंग्रेज कंपनी को रेगुलेट कर रही है। ये तीनों फीचर्स के थ्रू अंग्रेज जो है कंपनी को रेगुलेट कर रही है और ये भी कोशिश कर रही है कि अंग्रेज जो है अपने कंपनी जो है इस तरीके से भारत में रहे ताकि इनका सत्ता भी सुदृढ़ हो। ठीक है। और तीसरा चीज क्या किया इसमें, चौथा चीज कि जो कंपनी निजी व्यापार करेगी, कंपनी का जो कर्मचारी है वो निजी व्यापार नहीं कर सकते। ठीक है। निजी व्यापार पर रोक लगा दिया, निजी व्यापार नहीं करेगी और रिश्वत नहीं लेगी, रिश्वत लेना मना किया। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में इस तरह से चूंकि कंपनी के जो कर्मचारी होते थे वो भारी भरकम जो है रिश्वत लेते थे और वही रिश्वत के पैसे जब ये कर्मचारी इंग्लैंड जाते थे तो बड़े शान शौकत की ज़िंदगी जीते थे। इसको देखकर वहाँ के लोग कहते थे कि देखो 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 देसी राजा आ गया है, मतलब इनको चिढ़ाते थे, एक राजा के तौर पे इनको जो है वहाँ पे मतलब कहा जाता था कि देखो राजाओं को लूट कर देखो ये अपना राजा बन के आया है। समझ रहे बात। तो कंपनी के कर्मचारी जो है बहुत लूट और खसोट मचाते थे, जिसको रोकने के लिए यहाँ पे ये चीज़ जो है रेगुलेटिंग एक्ट में किया गया कि रिश्वत लेना और निजी व्यापार करना मना कर दिया। ठीक है। अब रिश्वत का एक देखिएगा एक बहुत अजीब सिलसिला है। अभी देखिए हमारे भी सरकारी दफ्तर में आज भारत के आज़ाद हुए 70-75 साल हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी जो रिश्वत की जो लेने का जो प्रथा है जो चल गई है, आज भी सरकारी दफ्तरों में देखिएगा अंग्रेज के ज़माने से ही देखिए ये शुरू हुआ और आज तक ये चीज़ें जो है बिल्कुल जो है अंग्रेज के ज़माने से स्टार्ट हुआ और आज तक ये चीज़ जो है चला आ रहा है। बिना रिश्वत के सरकारी दफ्तर में कोई काम नहीं होता। ये जो चीज़ थी ये अंग्रेज का माइंडसेट था, गरीबों को लूटना, गरीबों को चूसना, ये अंग्रेजों का माइंडसेट था जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इसके ऊपर जो है लगाम लगा रही है रिश्वत नहीं लेने का। तो रिश्वत लेना देखिए वहाँ से स्टार्ट है। ठीक है। और आज भी जो है सरकारी दफ्तर में सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेने से ज़रा भी जो है उनको शर्म नहीं आती। ठीक है। तो ये वही माइंडसेट से काम अभी भी चल रहा है, जिसके वजह से जो है ये चीज़ें जो है उनको उनके ज़मीर को नहीं झंझोड़ता है। ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, इसमें ये प्रावधान किया गया। ठीक है। एक कंपनी का गवर्निंग बॉडी बना गया, एक गवर्निंग बॉडी बना दिया। गवर्निंग बॉडी क्या करेगी, गवर्निंग बॉडी जो है ये देखेगी कि ये सब बातें जो है कंपनी इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, और ये सूचना देगी किसको, ब्रिटिश पार्लियामेंट को। ठीक है। ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये सूचना देने का काम करेगी ये गवर्निंग बॉडी। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये प्रावधान किया। ठीक है। अब देखिए दूसरा एक्ट आया 1784 का, पिट्स इंडिया एक्ट। ये जो पिट्स था ये एक सांसद था। ठीक है। सांसद था, एक मेंबर हुआ करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर था ये पिट्स। तो उसी के नाम पे जो है ये पिट्स इंडिया एक्ट यहाँ पे आया। पिट्स इंडिया एक्ट में क्या फीचर है, पिट्स इंडिया एक्ट में फीचर देखिए। अब कंपनी का जो वाणिज्यिक काम है और राजनीतिक है, ये दोनों को अलग कर दिया। वाणिज्यिक और राजनीतिक, कंपनी धीरे धीरे भारत में पावर जमाती चली जा रही है, कंपनी का पावर जो है बढ़ता जा रहा है। तो पावर बढ़ने के साथ जो वाणिज्यिक मामला है, लेन जो जो रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मामला है, जो पैसे से जुड़ा हुआ मामला है, उसका बॉडी अलग बना दिया। और राजनीतिक जो लड़ाइयाँ करना, सैन्य गतिविधियाँ करना, जो है सत्ता को सुदृढ़ करना और जो है सत्ता स्थापित करना और
जो भी लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीज़ें, राजनीतिक मामला जो भी था, ये इसका एक अलग बॉडी बना दिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पावर पे धीरे धीरे जो है ये पैर जमते चला जा रहा है, जिसके वजह से वाणिज्यिक मामला और राजनीतिक मामला दोनों को अलग किया गया। ठीक है, ये एक चीज़ कर दिया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। और दूसरा चीज़ किया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया, यानी कि अब वाणिज्यिक मामला की देखरेख करने के लिए, राजनीतिक मामला की देखरेख करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही अब जो है ये मामला ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जो है कंफर्म करेगा, और फिर जो इसमें गलतियां हैं, जो इसमें दिक्कत इसको लगेगा, ये बताएगा ब्रिटिश पार्लियामेंट को, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दूसरा चीज़ ये कर दिया। ठीक है, और तीसरा चीज़ ये किया कि नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रण भारत में सभी नागरिक, सैन्य सरकार व राष्ट्र गतिविधियों का अधीक्षण एवं नियंत्रण करे। अब देखिए, इसके पास ये पावर किया कि भारत के सभी नागरिकों के निरीक्षण, जो भी हो गया मामला भारत से जुड़ा हुआ, ये सब कुछ निरीक्षण करेगा, और यहाँ तक कि जो है कंपनी का भी निरीक्षण करेगा, और ये सब सूचना जो है वो इंग्लैंड पहुँचाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर जो है इंग्लैंड का पूरा नियंत्रण हो गया। ठीक है, पहले ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बॉडी बनी हुई है, गवर्निंग बॉडी। फिर उसके बाद देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बना दिया गया। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाणिज्यिक मामला, राजनीतिक मामला, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास सब पावर है। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास सब पावर। ये हो गया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब नेक्स्ट देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम की विशेषता देखिए। फीचर, इसमें पहला फीचर किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब यहाँ पदनाम चेंज किया जा रहा है। अब 1833 का कंडीशन देखिए क्या बन गया, मतलब 1833 आते आते पूरे भारत के ऊपर अंग्रेज का शासन जो है फैल चुका है, कंपनी का शासन फैल चुका है। अब सीमित किसी एक क्षेत्र या किसी एक प्रेसिडेंसी तक नहीं रह गया, सीमा जो है अब बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इतना ज़्यादा सीमा बढ़ गया है। अब पदनाम चेंज किया जा रहा है, क्योंकि अब भारत के ऊपर पूरा हुकूमत आ चुकी है कंपनी की, जिसके वजह से गवर्नर जनरल जो बंगाल का पदनाम जो था, गवर्नर जनरल बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये पदनाम बदल दिया 1833 के चार्टर अधिनियम। देखिएगा यहाँ तक तो रेगुलेटिंग हो रहा था, अब देखिए यहाँ पर चार्टर दिया जा रहा है। चार्टर का मतलब है कि ये आदेश है, ये कानून है साफ साफ तौर पे, लेकिन यहाँ पे जो है संभल के जो चीज़ें चलाई जा रही थी कि कंपनी दायरे से बाहर न जाए, अब विश्वास में आ चुकी है कि कंपनी वफादार है। ठीक है, इंग्लैंड का वफादार है। अब यहाँ चार्टर अधिनियम दिया जा रहा है, अब ये माना जा रहा है कि हम ही, हमारे में से ही ये बंदा है जो हमारे खिलाफ नहीं जाएगा। अब यहाँ 1833 का चार्टर अधिनियम, और इसका फीचर ये दिया कि जो बंगाल का गवर्नर है अब ये भारत का गवर्नर जनरल हो जाएगा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर नहीं रहा, अब ये हो गया भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल अब बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं रहा, ये भारत का गवर्नर जनरल हो चुका है। ठीक है, तो एक चीज़ ये आप पहले याद रखिए। और ये पहला जो गवर्नर जनरल भारत का बना था ये था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक पहला भारत का गवर्नर जनरल बना था। अब ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल जो बना था पहला, ये कौन था? ये तो हो गया विलियम बेंटिक, ये था वारन हेस्टिंग। ठीक है, ये था वारन हेस्टिंग, ये था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल। अब ये है विलियम बेंटिक, भारत का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल। ठीक है, अब क्या किया इसने, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को विधायिका संबंधी सारी शक्तियां जो है शक्तियों से वंचित कर दिया। मतलब जो बम्बई का गवर्नर को, मद्रास के गवर्नर को जो वहाँ के विधि बनाने का और विधि लागू करने का जो पावर था, मतलब इसके इजाज़त से, बंगाल के गवर्नर जनरल की इजाज़त से, अब ये विधि बनाने का जो है इनको पावर छीन लिया। अब ये पावर दे दिया भारत के गवर्नर जनरल को। ठीक है,
दूसरा काम ये किया, भारत के गवर्नर जनरल को विधि बनाने का पावर जो है दे दिया गया। और पहले से जो कानून चल रहा था बंगाल में, बम्बई में, मद्रास में, उसको नियामक कानून बना दिया। जो नियामक कानून जो पहले से चल रहा था, और नया कानून जो भी लेकर के आएगा वो गवर्नर जनरल भारत का लेकर के आएगा, और उसको मद्रास के गवर्नर को भी, बम्बई के गवर्नर को भी वही कानून के ऊपर आधार बनाकर चलना है। ठीक है, दूसरा प्रावधान ये कर दिया इसमें। ठीक है, तीसरा प्रावधान इसमें किया, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक निकाय के रूप के की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब ये खुल के अब आ चुका है कि अब कंपनी व्यापारिक कंपनी नहीं रही, प्रशासनिक इकाई बन चुकी है। अब कंपनी सिर्फ कंपनी नहीं है, कंपनी जो है प्रशासनिक इकाई बन गई है। कंपनी के हाथ में इतना पावर है कि वो भारत में जहाँ चाहे, जैसे चाहे नक्शा तब्दील कर दे, जो चाहे कानून पास कर दे। देख रहे, भारत के गवर्नर जनरल के पास विधायी शक्तियाँ भी है और कार्यपालक के भी शक्तियाँ है। विधि वो बना भी सकती है और उसको लागू भी कर सकती है। ये सब शक्तियाँ जो इनके पास हो गई, तो इस वजह से जो है व्यापारिक निकाय के रूप में अब जो इनकी गतिविधियाँ जो थी अब ये समाप्त कर दी। अब चूंकि व्यापार तो छोड़िए, पूरे धन संपदा पर इनका कंट्रोल आ चुका है। जब यहाँ पर प्रशासनिक मामले में जब ये पूरा कंट्रोल कर चुका है, तो फिर धन के ऊपर भी पूरा कंट्रोल इसका है। अब ये विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। इसके तहत कंपनी का अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों को विश्वास के तहत कब्जे में रहेगा। अब यानी कि अब जो भी राजा है, अलग अलग क्षेत्र में जो राजा थे, वो अंग्रेजों के विश्वास पे अधीन पर छोड़ दिया गया। यानी कि अंग्रेज के वो पपेट के तौर पे उन, अब ये मान गए, कंपनी भी मान चुकी कि भाई अब इनके पास कोई पावर नहीं है, मेरे खिलाफ विद्रोह नहीं कर सकता। अब ये राजा जो बड़े बड़े जो थे, मराठा जो थे, फिर उसके बाद हैदर अली, है कि नहीं, मैसूर, ये सब ताकतवर था, पंजाब, ठीक है, रंजीत सिंह, ये सब जो पावरफुल जो था, ताकतवर जो था, निज़ाम, ये सब जो ताकतवर था, जो टक्कर दे सकता था अंग्रेजों को, कंपनियों को टक्कर दे सकता था। लेकिन ये सब खत्म हो गया। जब ये सब खत्म हो गया, जो छोटे छोटे राजा थे, अलग अलग टुकड़ी, अलग अलग गांव में, अलग अलग जिला में, अब उसको अंग्रेज कंपनी के विश्वास पर यह छोड़ दिया गया, अब अपने गांव में राजा रहिए, लेकिन आप हमें गिफ्ट, उपहार, तोहफा देते रहिएगा और हमारे बातों को, हमारे कानून को लागू कीजिएगा, और हमारी बातों के हिसाब से ही जो है आपको लेकर के सब कुछ चलना है। जैसे लगान मूवी में आपने देखा होगा, राजा तो था गांव में राजा था, लेकिन राजा के पास क्या था, लगान पे लगान अंग्रेज लगाया जा रहा था। लेकिन राजा क्या कर सकता था, राजा कहता था मैं मजबूर हूँ। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई पावर नहीं था, वो सिर्फ एक नाम मात्र का राजा था। और वो राजा रखने का मकसद भी अंग्रेजों का ये था कि राजा के थ्रू भारत के नागरिकों को ये बतलाया जाए कि देखिए आपके राजा ही जो पूर्वजों से चले आ रहे हैं, वही आपके ऊपर शासन कर रहे हैं, सिर्फ एक मुखौटा दिखाने के लिए, जबकि वो राजा पूरी तरीके से अंग्रेज के जेब में होता था। ठीक है, तो ये कानून में जो है अब ये पूरा निश्चित हो गया, जो है कि अब पूरे भारत में शासन हो चुका है, और अंग्रेज जो भी राजा अलग अलग जिस जगह पर राजाशाही, तो उसके अधिकारियों के विश्वास के तहत कब्जे में रह गया। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किया। और तीसरा चौथा चीज ये किया इसमें, आईसीएस का एग्जाम, इंडियन सिविल सर्विस, ये जो है एग्जाम जो है खुली प्रतियोगिता लागू किया गया कि भारतीय भी इसमें जो है एग्जाम दे सकते थे, भारतीय भी इस एग्जाम में खुले तौर पे प्रतियोगिता ले सकते थे। लेकिन जो है कंपनी का जो गवर्निंग बॉडी जो था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, देखिए ये जो था, जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में था, इसने ऐतराज किया कि नहीं, भारतीयों को अभी नहीं शामिल करना है, आईसीएस में भारतीयों को नहीं शामिल करना है। तो फिर इस फैसले को वापस ले लिया गया। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट में ये इसका फीचर था। अब देखिए 1853 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, इसका फीचर देखिए क्या है। 1853 के चार्टर अधिनियम में अब यहाँ पे देखिएगा, अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, 1833 से अब 1853 में आ गए। अब इतिहास के पन्नों को पलट के देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अब भारत में अंग्रेजों का कब्जा बिल्कुल जो है बढ़ता चला जा रहा है, और वो बढ़ने के साथ साथ शक्ति जो है बिल्कुल केंद्रित हो रही है, शक्ति जो है बिल्कुल
लगातार बढ़ती चली जा रही है। ऐसी ऐसी शक्ति बढ़ रही है जिसको 100-200 साल तक कोई टक्कर नहीं दे पाएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या विशेषता रही कि पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। ठीक है, अब देखिए जो गवर्नर जनरल का जो विधि बनाने का जो पावर था, विधायी और कार्यपालक, विधायी मतलब विधि बनाने का पावर, और कार्यपालक का मतलब हो गया कि विधि को उसको लागू करने का पावर। ये गवर्नर जनरल को जो है ये थोड़ा इससे जो है राहत दिया, इसको थोड़ा सा छुट्टी दिया इसको, और इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़ दिए। मतलब इनको हेल्प करने के लिए एक कमेटी बनाया गया, एक काउंसिल बनाया गया जिसमें 6 लोग होते थे। यानी कि विधायी और कार्यपालक शक्ति जो सब के सब जो था इसके पास था, गवर्नर जनरल के पास था, भारत के गवर्नर जनरल के पास। अब ये विधायी और कार्यपालक शक्ति जो है काउंसिल को दे दिया गया, लेकिन पावर गवर्नर जनरल के ही पास है, लेकिन काउंसिल को हेल्प करने के लिए बना दिया गया। जैसे पार्लियामेंट, एक छोटा सा पार्लियामेंट बनाया गया, मतलब एक छोटा सा पार्लियामेंट बनाया गया ताकि गवर्नर जनरल को ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो। वो कार्यपालक जो काउंसिल होगा वो हेल्प करेगा गवर्नर जनरल को कानून बनाने में, ठीक है, और उसको इम्प्लीमेंट करने में। तो एक काउंसिल बना दिया गया। ठीक है, दूसरा चीज़ किया, इसने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन खुली प्रतियोगिता स्टार्ट कर दिया और 1854 में मैकाले समिति का आयोजन किया था। देखिए 1854 में मैकाले, अब ये बात सामने आ चुकी थी कि भारतीयों को अब हमें खुली प्रतियोगिता में शामिल करना जरूरी है, क्योंकि हमारे अंग्रेज़ों की तादाद और हमारे अंग्रेज जो भाई है वो इतने ज़्यादा सक्षम नहीं है कि वो भारी मात्रा में हमारे यहाँ जो है सारे कर्मचारी के रूप में हम भर्ती करें। बड़े बड़े ओहदों पर अंग्रेजों को लाया गया, लेकिन इसको खुली प्रतियोगिता बनाने का मकसद ये था कि ताकि भारी मात्रा में, चूँकि भारत बहुत बड़ा राज्य था, बहुत बड़ा देश था, तो भारत जैसे बड़े देश में जो है बहुत सारे कर्मचारी अफसर चाहिए थे, जो कि अंग्रेजों से जो है पूर्ति नहीं हो पा रहा था। तो उसको पूर्ति करने के लिए यहाँ पे जो है सिविल सेवा का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीयों को भी जो है इसमें शामिल करने का प्रावधान किया। और मैकाले समिति भी बनाई गई थी जिसने ये बताया कि अगर लंबे समय तक अगर भारत में अंग्रेजों की सत्ता अगर होनी चाहिए तो उसके लिए भारतीयों को भी अंग्रेज बनाना पड़ेगा। वो भी अंग्रेज के दिमाग से सोचे, वो भी अंग्रेज के लिए काम करे, वो भी अंग्रेज के जो है ढाल चाल रंग इख्तियार करे। मैकाले समिति ने जो भी परामर्श दिया अंग्रेज को, मैकाले समिति ने जो भी नियम शर्तें कानून जो भी दिए, वो सब इस तरीके से भारतीय समाज और संस्कृति में समा चुका है कि जो आज भी आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग की जो मेंटालिटी है, वो जिनके पास पैसा है, शोहरत है, वो बिल्कुल गरीबों को इग्नोर करते हैं, और वो ये भी नहीं जानते कि गरीब कितने मुश्किल से, कितने तकलीफ से ज़िंदगी गुजारते हैं, कितनी कठिनाइयाँ उनकी ज़िंदगी में होती है, वो इस बात को भी भूल चुके हैं। ये मेंटालिटी, ये माइंडसेट अंग्रेजों का था, जो सिर्फ अपने स्वार्थ और सिर्फ अपने फ़ायदे को देखता था और किसी चीज़ से उसको कोई मतलब नहीं होता था। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई। 1800 आप देख सकते 54 में मैकाले समिति बनाई गई थी। इसने कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया, भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रहने को अधिकार दिया, लेकिन पूर्व अधिनियमों को विपरीत इसमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया। यानी कि फिर राजाशाही को ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आप अभी तक जो है आज़ाद है, लेकिन अंग्रेजों के अंदर। ठीक है, फिर चौथा चीज़ किया, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्य जोड़े गए, जिसमें 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा के स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। यानी कि देखिए अब गवर्नर जनरल में के काउंसिल में जो 6 लोग हैं, इन 6 लोगों को 4 लोग के अलग अलग प्रांत से वो आ रहे हैं। कोई बम्बई से आ रहा है, कोई मद्रास से आ रहा है, ठीक है, कोई उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से आ रहा है। मतलब 4 प्रेसिडेंसी से 4 गवर्नर के जो है अपने अपने वो भेजेगा काउंसिल में, किसके, गवर्नर जनरल के काउंसिल, भारत के गवर्नर जनरल के काउंसिल में गवर्नर एक एक अपने अपने प्रांत से जो है भेजेगा उसकी काउंसिल में, और वो प्रतिनिधि करेगा उस गवर्नर के क्षेत्र का। ठीक है, तो ये प्रावधान किया गया। फिर देखिए नेक्स्ट किया गया 1858 से। अब देखिए अब आगे लगातार चीज़ें बदलती चली जाएगी।
अब चीज़ें लगातार बदलती जाएगी। अब यहाँ पर एक क्रांति आती है 1857। ठीक है, तो क्रांति का मकसद क्या था? अब लगातार चूँकि अंग्रेज का शासन जब स्थापित हो चुका था, तो लगातार छोटे छोटे विद्रोह होते चले आ रहे थे। किसानों का विद्रोह हो रहा था, आदिवासियों का विद्रोह हो रहा था, और बहुत सारे लोग जो अंग्रेज से बिल्कुल जो है नाखुश हो रहे थे, उनको पीड़ा हो रहा था, वो अलग अलग जगह पे विद्रोह कर रहे थे। लेकिन यही विद्रोह एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है 1857 में, जो एक बहुत बड़ा क्रांति के रूप में सामने आता है। अब ये विद्रोह जो ये क्रांति जो इतनी बड़ी थी कि इससे अंग्रेजों का पैर उखड़ चुका था। अंग्रेज पूरी तरीके से डगमगा चुके थे। उनको ये लगने लगा था कि अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारा जो है सत्ता यहाँ पे ख़त्म हो जाए, हमारी जो है कंडीशन यहाँ पे, हमें बोरिया बिस्तरा लेके यहाँ से जाने का संभावना जो है पैदा हो सकता है। तो इसके लिए फिर क्या हुआ, इससे अलर्ट हो गया, इंग्लैंड अलर्ट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ बनाया गया कि अब कंपनी ख़त्म कर दिया, कंपनी के हाथ से जो है सत्ता छीन लिया, और सारा का सारा पावर जो है ब्रिटिश क्वीन महारानी एलिजाबेथ के हाथों में चला गया। ब्रिटिश पार्लियामेंट अब तय करेगी कि भारत में प्रशासन कैसे चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस अधिनियम में अब खुल करके जो है इंग्लैंड अब डायरेक्ट जो है भारत के ऊपर शासन करेगा। अब इसमें पहला चीज़ क्या किया गया, इसमें पहला चीज़ ये हुआ कि अब कंपनी से हटकर अब जो है हाथ में पावर आ चुका है डायरेक्ट इंग्लैंड का। और इंग्लैंड जो है एक वायसराय जो है एक व्यक्ति को वायसराय चुनेगा, और वो व्यक्ति जो है इंग्लैंड के तरफ से यहाँ पे भारत में शासन चलाएगा। ठीक है, वायसराय जो है अब गवर्नर जनरल खत्म हो गया, वायसराय का जो है पदनाम दे दिया गया। वायसराय का पदनाम देने के पीछे भी माइंडसेट देखिए। गवर्नर जनरल जो था वो एक ये बताता था कि वो कंपनी के लिए अपॉइंट हो रहा है, वायसराय ये बताता है कि ये डायरेक्ट कंपनी के लिए अपॉइंट नहीं हो रहा है, ये महारानी के तरफ से, एलिजाबेथ इंग्लैंड की तरफ से यहाँ पर डायरेक्ट जो है वायसराय डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा किसको, इंग्लैंड को। ठीक है, ये अब कोई काउंसिल वाउंसिल नहीं रहेगा, सब काउंसिल खत्म कर दिया जाएगा। अब वायसराय जो है बनाया जाएगा, और पहला वायसराय जो बनाया गया था कैनिंग जो था, कैनिंग। ठीक है, तो कैनिंग जो था ये पहला वायसराय जो है बनाया गया था 1858। तो नियंत्रण बोर्ड, निदेशक कोड सब समाप्त कर दिया। एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया। फिर उसके बाद देखिए निदेशक बोर्ड जो था वो बोर्ड को खत्म कर दिया, बोर्ड को खत्म कर दिया। जो भी बोर्ड था, वाणिज्य बोर्ड था, निदेशक बोर्ड था, उसको खत्म कर दिया। अब तीसरा चीज ये किया कि इसमें राज्य सचिव का जो है, भारत के राज्य सचिव का जो है एक पद सृजन किया। भारत के राज्य सचिव का एक पद सृजन किया, और इसमें जो है यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंतर संसद के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, यानी कि राज्य सचिव भारत सचिव का पद सृजन किया, जो कि भारत में सचिव है लेकिन इंग्लैंड में वो सांसद है। ठीक है, एक चीज ये किया। चौथा चीज किया, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्य का काउंसिल बनाया गया। यानी कि भारत सचिव के लिए हेल्प के लिए, उनके काम में हेल्प के लिए एक काउंसिल बनाया गया। एक पार्लियामेंट का ही यहाँ पर एक छोटा सा समझ लीजिए कि कैबिनेट है ये। और फिर पांचवा चीज किया कि इस कानून के तहत भारत राज्य सचिव के परिषद का गठन किया गया, जो एक नियमित निकाय थी, और भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था, इस पर ही मुकदमा किया गया। मतलब भारत और इंग्लैंड में ये कहीं भी मुकदमा कर सकता था, जो यहाँ पे कैनिंग है या फिर जो भी यहाँ पे नियुक्ति की जा रही है इंग्लैंड के द्वारा वायसराय की, इसके ऊपर मुकदमा कर सकता है, और खुद भारत सचिव के ऊपर भी मुकदमा किया जा सकता है, लेकिन इंग्लैंड में। ठीक है, तो यहाँ तक हो चुका है। अब इसके आगे देखिए 1861 है, 1892 है और 1909 है। ये तीनों जो अधिनियम है इसको हम एक वीडियो में लेकर के आ जाएंगे। ठीक है, अब तक हम पढ़ चुके हैं 1773 से लेकर के 1858 तक भारत शासन अधिनियम। ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 1861, 1892, 1909। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। 1861 से 1909 तक हम फिर दूसरा इसका पार्ट लेकर के आएंगे। चलिए ठीक।